जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल PVR एग्ज़ाम में। आज हम लोग हिंदी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो UP पेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसके पाठ्यक्रम में हिंदी हो, जिसके सिलेबस में हिंदी दिया गया हो, उस सारे एग्ज़ामों के लिए आपके लिए क्लास बेनिफिशियल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर वर्णमाला के साथ। तो आइए जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। आइए जानते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा की बात की जाए कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा कहेंगे वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह होने का क्या मतलब है? जैसे हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में ए के बाद बी आता है, फिर सी, डी और ई। इसी तरीके से हिंदी वर्णमाला में पहले अ आता है, फिर आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर इस तरीके से आगे। तो यही होती है वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों का क्या हो? व्यवस्थित समूह हो। वर्णों का व्यवस्थित समूह हो, वर्णमाला कहलाएगा। अब हमने यहाँ पे वर्णों की बात करी, वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो आइए जान लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण, तो वर्ण की परिभाषा की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, तो कहेंगे भाषा की ये सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। वर्ण क्या होते हैं? ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है और इनको खंडित नहीं किया जा सकता। वर्णों को और खंडित नहीं किया जा सकता, मतलब इसके और पार्ट नहीं किए जा सकते। ये अपने आप में सबसे छोटी इकाई होती है, लिखित इकाई। लेकिन कैसी इकाई? लिखित इकाई। जैसे हम ले लें अ, ठीक, अ को हम और ज़्यादा छोटे पार्टों में नहीं तोड़ सकते हैं। ये अपने आप में क्या है? एक प्रकार से स्वतंत्र है, छोटी इकाई है। तो वर्ण हो गए। अब अगली चीज़ आती है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि की परिभाषा होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। कैसी इकाई? मौखिक इकाई। मुख से बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। वर्ण की बात की जाए तो ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, और ध्वनि की बात की जाए तो ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। लेकिन वो जो मौखिक इकाई होगी, ये जो ध्वनि निकालेंगे हम मुख से, ये अपने आप में सार्थक हो, निरर्थक ध्वनि नहीं काउंट करेंगे। सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ध्वनि कहलाता है। ये अपने आप में सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। वर्ण की एक और परिभाषा दी जा सकती है यहाँ से, ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। क्योंकि ये ध्वनि जो है अपने आप में क्या है? ये सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। अगर इसी मौखिक इकाई को हम लिखित रूप में लिख दें तो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। तो इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं आप कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। वही मैं ध्वनि की दूसरी परिभाषा की बात करूँ तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं वर्ण का मौखिक रूप। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। जैसे यहाँ पे वर्ण का मौखिक रूप हमने लिखित रूप जैसे अ लिया हुआ है, ठीक। अगर इसी अ को हम मौखिक रूप में बोलें तो अ बोल सकते हैं। ये अपने आप में क्या है? एक लघुत्तम ध्वनि है। तो आप यहाँ से दो परिभाषा वर्ण की जान सकते हैं। एक तो है कि यह सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, दूसरी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वहीं ध्वनि की भी दो परिभाषा आप जान गए यहाँ से। क्या है? पहली तो यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, और दूसरी क्या है? वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? वर्ण पढ़ा। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण बताया कि वर्णों का क्या, वर्णमाला पढ़ा हमने। वर्णमाला को क्या बताया हमने कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वहीं वर्ण की बात की आगे हमने चल के, तो वर्ण को क्या बताया? भाषा का यह सबसे छोटा लिखित रूप होता है। कैसा रूप होता है? लिखित रूप होता है। वहीं ध्वनि की बात की हमने कि ध्वनि क्या होती है, तो हमने इसको बताया कि यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? मौखिक इकाई होती है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग लिपि के बारे में बात करेंगे। तो लिपि की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि लिपि की परिभाषा क्या। अगर आपसे कोई पूछ दे भाई ये बताइए कि लिपि क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आप इसकी परिभाषा सीधे सीधे बताएंगे। किसी भी भाषा को लिखने की शैली, कौन सी शैली? लिखने की शैली क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक, लिपि आई कैसे, इसको आइए जानते हैं कि लिपि आई कैसे। जैसे हमारे पूर्वज हुआ करते थे,
उनके समय में सांकेतिक भाषा चलती थी। मतलब वो किसी भी अपने विचारों का आदान प्रदान किस रूप से करते थे? सांकेतिक रूप से करते थे। कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो, तो वो लोग क्या करते थे? संकेतों का यूज करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे जो ये क्रियाकलाप हो रहे हैं अभी इस टाइम के, हमारे आगे की जनरेशन कैसे जाने इनको कैसे पढ़े, हमारे बारे में कैसे जाने आगे चल के। इसी चीज़ को उन्होंने क्या किया, साउंड निकाले, कुछ साउंड निकाले। जैसे उन्होंने पहला साउंड अ निकाला, फॉर एग्जांपल अ निकाला, और उसको आकृति दे दी ए वाली, कि अ जो हमारा साउंड है उसको हम इस प्रकार की आकृति में लिखेंगे। उसी तरीके से और साउंड निकाले उन्होंने, जैसे आ निकाला और उसको आकृति दे दी ए वाली, कि आ हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी तरीके से आकृति निकाली और ध्वनि साउंड निकाला क का, ठीक, और उसको आकृति दे दी कि क इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये होती है हमारी, उन्होंने इन पे आकृति दे दी, ठीक है। क्या इन आकृतियों को हम चिन्ह बोल सकते हैं? कहेंगे जी हाँ, चिन्ह बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आ गया आपका क्या, लिपि चिन्ह। क्यों कहा हमने इसको लिपि चिन्ह? क्योंकि ये जो लिपि है, इसकी जो हमने आकृतियाँ डिसाइड की हैं कि अ की आकृति ऐसी होगी, आ की आकृति ऐसी होगी, क की आकृति ऐसी होगी, इन्हीं को हमने आगे चल के क्या बोला, चिन्ह। तो क्या ये जो चिन्ह हैं, किसके चिन्ह हैं? लिपि के ही तो चिन्ह हैं, इसीलिए इनको सामूहिक रूप से क्या बोल देते हैं, लिपि चिन्ह। अगर आपसे कोई पूछे लिपि चिन्ह क्या होता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज जरा भी मत होइए। लिपि चिन्ह की बात करें तो आप सीधे और सीधे कहेंगे कि ये वर्णों की ही बात कर रहा है। ये जो हमारे वर्ण हैं, ऊपर स्वर और नीचे व्यंजन, इन्हीं वर्णों की बात कर रहा है जो लिपि चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि लिपि चिन्ह क्या होते हैं। लिपि चिन्ह की अगर बात करें तो आप वही स्वर और व्यंजन को काउंट करेंगे लिपि चिन्ह में, ठीक है। तो यहाँ से एक परिभाषा हमने जो वर्णमाला की दी थी, वर्णमाला की परिभाषा दी थी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। किसका व्यवस्थित समूह? वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो एग्जामों में कई बार वर्णमाला की परिभाषा से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाएगा? तो कहेंगे वर्णमाला कहा जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे लिपि चिन्ह हैं जो, यही तो हमारे वर्ण हैं, इन्हीं के व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लिपि क्या है और लिपि चिन्ह क्या होती है। और एक चीज़ और, हिंदी की जो हमारी लिपि है वो कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे कि लिपि क्या होती है और लिपि चिन्ह क्या होते हैं। आइए आगे चलते हैं वर्ण के प्रकार की बात करते हैं। किसकी? वर्ण के प्रकार की। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? तो कहेंगे सर 2 होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? कहेंगे व्यंजन। अब स्वर की परिभाषा की बात करूं मैं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, तो आप कहेंगे जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। जिनका उच्चारण किस रूप से हो? स्वतंत्र रूप से हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से होने का क्या मतलब है? मतलब जिसको उच्चारित करने में किसी और वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं अ स्वर की बात कर रहा हूं, तो क्या इसके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की ज़रूरत पड़ रही है? कहेंगे जी नहीं, ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। मैं बात करूं ई, क्या इस ई का उच्चारण करने में आपको किसी और वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है? कहेंगे नहीं, ई भी अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। इसीलिए इसकी परिभाषा बोली जाती है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। वहीं मैं व्यंजन की बात करूं, इसकी परिभाषा की बात करूं, तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, किस हिसाब से हो? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। अब इनका स्वरों की सहायता से क्या होने का मतलब है? जैसे मैं व्यंजन क की बात करूं, क, ठीक, व्यंजन क की बात करूं, आप इसका उच्चारण करिए, अपने मुख से बोलिए क। जब क बोलेंगे तो आपको लास्ट में अ का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा? अ का साउंड आएगा, ठीक। तो यही है, बिना हम अ के साउंड को, क को नहीं बोल सकते। बिना अ के साउंड से हम क को नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई सा भी व्यंजन ले लीजिए, जैसे मैं ख की बात करूं, ख, इसका भी बात करेंगे तो आपको लास्ट में किसका साउंड आएगा? अ का साउंड आएगा। हाँ, एक चीज़ और नोटिस करिए आप, यहाँ पे हम इस स्वर जो है अ है, इस साउंड को तो हटा नहीं सकते, लेकिन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं किसी और स्वर का साउंड लाना चाहूँ, मैं बात करूँ कू की, कू, ठीक, यहाँ से कौन सा साउंड आ रहा है? छोटा ऊ का साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है? छोटा ऊ का। इसी तरीके से मैं की बात करूँ, ठीक,
यहाँ से कौन सा साउंड आ रहा है, बड़ी ई के साउंड आ रहा है। यही होता है कि कोई सा भी व्यंजन जो होता है हमारा, वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। आई बात समझ में? तो व्यंजन की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे, जिनका उच्चारण किसकी सहायता से हो, स्वरों की सहायता से हो। और स्वर की क्या परिभाषा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए चलते आगे। आप स्वरों की संख्या से बात करते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना चुका है स्वरों की संख्या से, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। आइए जानते हैं। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछे उच्चारण के आधार पे, किस आधार पे, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। आइए जान लेते हैं कौन कौन से 10 होते हैं। इसमें होता है पहला अ, फिर उसके आ बाद, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ। ये बात समझ में यहाँ तक? ये कितने हो गए हमारे? 10। ये कौन से आधार पे हैं? उच्चारण के आधार पे। किस आधार पे? उच्चारण के आधार पे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को होगा। उच्चारण के आधार पे कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आइए अगला जानते हैं। लेखन के आधार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे सर लेखन के आधार पे होती है 11। कितनी होती है? 11। आइए जान लेते हैं 11 कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अ, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, फिर री इसमें नया जुड़ जाता है लेखन के आधार पे, री। उसके बाद ए, आई, ओ, औ। ठीक, कितने हो गए हमारे? 11 हो गए लेखन के आधार पे। अगर लेखन के आधार से आपसे पूछे तो 11, अगर उच्चारण के आधार से पूछे तो कितना? 10। लेखन के आधार पे नया हमने कौन सा जोड़ा इसमें? री को। अब कहेंगे सर यहाँ पे री को हमने लेखन के आधार पे लिया, उच्चारण के आधार पे क्यों नहीं लिया? तो आप जब इसका उच्चारण करेंगे री का ना, तो कुछ इस प्रकार का साउंड आता है री में, और ये क्या है? ये एक प्रकार का व्यंजन है, इसीलिए हम इसको स्वर में उच्चारण के आधार पे काउंट नहीं करते हैं। समझ में आ गया होगा क्यों नहीं काउंट करते हैं? क्योंकि री का जो उच्चारण करते हैं कुछ इस प्रकार से आता है, इसीलिए हम इसको उच्चारण के आधार पे काउंट नहीं करते हैं, लेखन के आधार पे इसको काउंट करते हैं। एक क्वेश्चन और इनकी संख्या से बनाता है, पूछ देगा कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो कुल स्वरों की संख्या हमारे पास है 13। कितनी है? 13। आइए जान लेते हैं 13 कौन कौन से हैं। इसमें अ हो जाता है, आ हो जाता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ। उसके बाद 2 और जुड़ जाते हैं, एक अंग और एक अह। ठीक, एक अंग और एक अह। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर उच्चारण के आधार से आपसे पूछे तो कहेंगे सर 10, अगर लेखन के आधार से पूछे तो कहेंगे सर 11, अगर कुल स्वरों की संख्या बात करें तो सर कहेंगे 13। आइए आगे चलते हैं। अयोगवा। अयोगवा क्या होते? आइए इनको जानते हैं। अभी हमने कुल स्वरों में 2 अलग से वर्ड जोड़े। कौन से जोड़े? अंग और अह, इन दोनों को हमने अलग से जोड़ा। इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? अयोगवा बोलते हैं। इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? अयोगवा। इनको सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? अयोगवा बोला जाता है। लेकिन इनका अलग अलग नाम भी होता है। पहले वाले का जैसे अंग का नाम होता है अनुस्वार। क्या नाम होता है? अनुस्वार। और दूसरे वाले का नाम है विसर्ग। क्या नाम है? विसर्ग। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको जानिए।
4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा निम्न में से अयोगवा को छांटिए या बताइए इनमें कौन सा अयोगवा है। तो आप ध्यान में इसको रख लीजिए। अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अं और दूसरा होता है अह। ठीक, इनको एक क्वेश्चन और बनाता है कि स्वरों और व्यंजनों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, या किसे स्वरों और व्यंजनों के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अयोगवा को कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि कुछ विद्वान जो हमारे हैं वो इनको ना ही स्वर में काउंट करते हैं और ना ही व्यंजन में काउंट करते हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब इनको आप स्वर में लेंगे ना, तो इसमें आप इनको अगर स्वर में लेंगे तो ये व्यंजन का रूप दिखाते हैं, ये व्यंजन की मतलब रूप दिखाते हैं। वहीं जब इनको व्यंजन में काउंट करेंगे तो ये स्वर का रूप दिखाते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर इसको लिखिएगा कि हाँ सर हमें यहाँ पे ऐसा डाउट है, और आगे की क्लास हम अगली क्लास में बढ़ाएंगे। कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।